और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है हॉस्टल में। मुश्किल से 500 से 700 रुपए में भाई बिल्कुल घर जैसा माहौल मिल जाता है। कैसा है भाईजान? एकदम मस्त, एकदम मस्त, इंडिया। और देखो भाई, अब मैं उज़्बेकिस्तान की लोकल गलियों में घूम रहा हूँ और सुनसान पड़ी है पूरी गली। मैं कहूँगा कि रात के टाइम या दिन छिपने के टाइम पे ऐसे गलियों से निकलना अवॉइड करना। सलाम, थैंक यू सो मच। समरकंद जो है काफ़ी तहस नहस हो गया था, टूट फूट गया था, बहुत लोग बेघर हो गए थे अपने घरों से। मेरे साइड में आप एक फ़ोटो देखोगे तो ये फ़ोटो कभी उस ज़माने का ही है, मतलब कि हाँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पीछे मैडम खड़ी हो गई हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। और दिन निकल गया, देखो कितना धूप हो जाती है यहाँ पे। एनीवे, फिलहाल अभी 10 बज गए और मैं उठ गया था। आज मैं थोड़ा लेट उठा क्योंकि आज मैं सोच रहा था कि मैं डेली जल्दी निकल जाता हूँ ब्रेकफास्ट करके, तो आज मैं थोड़ा सा लेट निकलूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ 2 पॉइंट जाना है और सुबह सुबह निकलना का कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो आज डेली ब्रेकफास्ट वैसे लाता हूँ, मतलब मैं शाम को लाता हूँ, अंडे वगैरह ले आता हूँ और सुबह अपना ब्रेड आमलेट और सैंडविच वगैरह बना के खा लेता हूँ। लेकिन कल रात मैं कुछ भी लाना भूल गया क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गया हॉस्टल पे आने में। यहाँ हॉस्टल वाले जो है ये मैगी देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, तो मतलब मैगी के पैकेट रखे हैं, सारी कटलेट रखी है किचन में, आप आओ अपना बना के खा सकते हो। तो मैंने सोचा फिलहाल आज मैं मैगी बना के खा के चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है हॉस्टल में। मुश्किल से 500 से 700 रुपये में भाई बिल्कुल घर जैसा माहौल मिल जाता है। अदर कंट्री के लोग मिलते हैं, उनसे फ्रेंडशिप होती है, बातचीत होती है, हंसी मजाक होता है और किचन है अपना, खुद बनाओ खाओ और बर्तन वॉश कर दो, सिंपल सा रूल है। बाकी बहुत साफ सफाई रखते हैं ये लोग। और मैं हॉस्टल का लिंक डालूंगा, अगर आप कभी भी अगर सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। सोलो ट्रैवलिंग या 1 2 3 फ्रेंड ग्रुप में भी आप लोग आ सकते हो। सिर्फ बच्चे अलाउड नहीं होते यहाँ पर, तो मतलब फैमिली के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अदरवाइज ग्रुप में आप लड़के लड़कियाँ कितने भी आ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कुछ इस तरह का रूम है, पूरा काफ़ी बड़ा है और ये 2 बंक बेड नीचे हैं और 2 ऊपर है। और यहाँ पर कबर्ड दे रखी है, इसके अंदर मेरा सामान है, जिसमें बाकी आप सामान यहाँ ऐसे खाली छोड़ के भी जाते हैं ना भाई। मैंने देखा है कि कोई किसी के सामान को हाथ नहीं लगाता। अगर हमारा सामान खुला भी पड़ा रहेगा ना, कोई किसी का सामान को हाथ नहीं लगाएगा। मैं पावर बैंक भूल गया अपना एक दिन यहाँ, और मैं सुबह से लेके मैं रात को आया हूँ होटल वापस। मेरा पावर बैंक जिस तरह से रखा था वैसे ही रखा मिला मुझे, तो कोई चीज़ इधर से उधर मिसिंग नहीं होती। मतलब यहाँ पर अदर कंट्री में मैंने देखा है कि लोग बाग सामान को भी ऐसे ही खुला छोड़ के चले जाएंगे, कोई उसके सामान को हाथ नहीं लगाता। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, खैर ये बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी होनी भी चाहिए। तो चलिए नीचे चलते हैं, फिर ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह का हॉस्टल है। ये है किचन का एरिया। तो ये किचन का एरिया है सारा, इसको ले लेते हैं, इसमें बना लेंगे और मैगी हम, और कुछ मसाले भी रखे हुए हैं यहाँ पे इन्होंने। सारी कटलरी मिल जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइक्रोवेव है, तो ये माइक्रोवेव दे रखा है, अभी कोई बना रहा है उसके ऊपर, इंडक्शन के ऊपर, तो मैं तब तक तैयारी कर लेता हूँ। और ये मैगी ये कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं भाई, ये आप लोग खा सकते हो आराम से मैगी। श्योर। आर यू डन? आर यू डन? डन? इट्स ओके। चलो तो ले लेते हैं। और देखो किस तरह का इंडक्शन है यहाँ पे। और कुछ ऐसी मैगी निकलती हैं गोल। ये मसाला हम डालेंगे बाद में, पहले पानी डाल लेते। इज इट ड्रिंकेबल वाटर? No, you should like Okay, you should like outside. Okay. तो भाई बाहर से वाटर लेना पड़ेगा यहाँ से, इसमें पानी है तो वैसे। और यहाँ पर मैं ऊपर बटन दबा रहा हूँ तो नीचे पानी आ रहा है, तो मैं एक हाथ से दोनों काम कर नहीं सकता भाई, इसलिए मैंने ऐसे ही कर लिया। तो यहाँ पे नॉब दे रखी है इसकी, ये नॉब है, ये फुल हो गई,
लाइट जल गया तो कुछ डिफरेंट है। वैसे इंडिया में भी आता है ये वाला, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया पहले, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज होना रहा है। इसकी रॉड ना ये लाल हो जाएंगी अभी जब चल जाएगा, यानी थोड़ा स्लो चलेगा लेकिन चलेगा बहुत तेज़ फिर। और ये पूरा जो है सब कुछ इन्होंने यहाँ पर फैसिलिटी है। आप अपना सामान ला के यहाँ रख सकते हैं खाने वाने का बनाने के लिए, कोई किसी का सामान नहीं लेता। पूरा स्टोरेज दे रखा है, कटलरी दे रखी है, गिलास बर्तन सब दे रखे हैं इन्होंने। और ये फ्रिज भी है यहाँ पर पूरा एक, इसके अंदर भी आप अपना सामान ला के रख सकते हो। एक नीचे है ये नॉनवेज के लिए है फ्रीजर। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। Just like that. And noodles. Lutfi, I'm first time I'm using. Is it on? Yeah, it is on. ओके ओके, थैंक यू। और यहाँ पर पूरा बर्तन दे रखे हैं, आपको खुद ही साफ़ करके रखने पड़ते हैं अपने। और ये डस्टबिन में डालना पड़ता है, डस्टबिन इस साइड है, यहाँ पर डस्टबिन है। और ये मेरे फ्रूट हैं, तब तक मैं इन्हें वॉश कर लेता हूँ यार। काफ़ी सारे तो वैसे मैं रास्ते में आते टाइम ही खा गया था, तो ये आधे ही बचे हैं इसमें से तो मैंने सोचा था सुबह मॉर्निंग में खा लूँगा ये वाले, इन्हें वॉश कर लेता हूँ। और ये मैं बड़ी मंडी से लेकर आया था, तो वहाँ थोक के रेट पे मिल रहे थे, काफ़ी सस्ते मिल गए। ये मिले मुझे 20,000 सोम के हाफ़ केजी, आधा किलो, यानी कि लगभग 120 रुपये। ये वाला कुछ ख़राब लग रहा है मुझे। हाँ, बाहर ही कोरियन बैठे हैं बहुत सारे। कोरियन बहुत लाउड होते हैं, बहुत शोर मचाते हैं। इन लोगों से सभ्यता के साथ बात करनी नहीं आती, बहुत बिंदास और लाउड होते हैं, चिल्ला चिल्ला के बातें करेंगे। देखो कितने ठाके लग रहे हैं इनके। सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ये ब्रेकफास्ट के टाइम पे इतने ठाके मार मार के दिखा रहे हैं। आई थिंक काफ़ी हो गए। देखें अपना मैगी का क्या हुआ। हाँ, पानी उबलने तो लगा है। और अब मैं इसमें मसाला डाल देता हूँ। मैं गलत बना रहा हूँ तो बता देना, थोड़ा सा इसमें पानी कम लग रहा है मुझे। थोड़ा सा पानी ला के डालता हूँ पहले। हाँ, पानी तो मैंने डाल दिया, लेकिन अभी थोड़े से बैठ गए हैं, तो अभी इन्हें फिर से थोड़ा सा उबाल आने में टाइम लगेगा। तब तक मैं इसमें मसाला मिक्स कर देता हूँ। और यहाँ के मसाले का टेस्ट अलग है, मतलब इंडिया वाला मसाला बहुत स्पाइसी होता है हमारे यहाँ का इतना स्पाइसी नहीं होता। भाई कितना शोर मचा रहे हैं साले बाहर बैठे हुए, देख तो लो। और ये छोटा सा ऑयल का पाउच भी है इसके अंदर, ताकि ये स्टिकी ना हो। और ये हमारे इंडिया में नहीं आता भाई, तेल का पाउच। तो लोग बाग ना अपना घर का ही देसी घी वगैरह या फिर कुछ रिफाइंड वगैरह यूज़ कर लेते हैं। अब इसे हम चला देते हैं तो ये सब मिक्स हो जाएगा मामला। बस और 1 मिनट मुश्किल से। मुझे इसे खाने के लिए बाउल ढूंढना है, बाउल नहीं दिखाई दे रहा मुझे। अगर मेरे पास वेजिटेबल्स होती तो मैं वेजिटेबल डाल देता भाई इसमें। आप में बहुत से लोग कह रहे हो कि क्या सूखी सूखी मैगी खा रहा है सुबह सुबह। कल मैं लाना भूल गया, जो मैं अंडे वंडे खाता हूँ ना, अपना अंडे बॉयल कर लेता हूँ, ऑमलेट बना लेता हूँ। कल मैं लाना भूल गया क्योंकि हॉस्टल आते आते बहुत टाइम हो गया था मुझे। मैंने सोचा चलो सुबह मैगी बना लेंगे आज। चलाते रहना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे लग ना जाए। तो ये मिला भाई बाउल इतना बड़ा वाला। चलो सही है, इसमें ठंडी भी जल्दी हो जाएगी, इसे ले लेते हैं। तो भाई देखने में तो ठीक लग रहा है, आई थिंक सो। बाकी इसमें कुछ स्पाइसी कम होगी तो मैं अपनी ये स्पाइसी सॉस साथ रखता हूँ। ये मैंने कजाकिस्तान में ख़रीदी थी अलमाटी से फर्स्ट डे, तो ये मेरी तब से ही चल रही है। ठीक है, फिर मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ से रेडी होकर जल्दी से निकलते हैं। पहले एक बार खा कर टेस्ट करके आपको बता तो दूँ कैसा बना है। देखने में सही लग रहा है। परफेक्ट पक गई मेरी मैगी। बस थोड़ी स्पाइसी की कमी है तो मैं ये चिली सॉस डाल देता हूँ इसमें और मज़ा आ जाएगा। बढ़िया लग रही है ना, और बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं हुई है और लिक्विड वाली बनी है जैसी मैं खाता हूँ। चलिए फिर मैं कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि ये लोग यहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं तो आपको मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही, बहुत लाउड है।
एक तो इस रूम की हाइट थोड़ी कम है, इस वजह से यहाँ पर आवाज़ ना थोड़ी सराउंड हो रही है और गूंज रही है आवाज़। चलिए मैं फिनिश करता हूँ उसको जल्दी से, दोबारा से तैयार होकर निकलेंगे तब कनेक्ट करता हूँ आपसे। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो हॉस्टल से तो मैं निकल गया था, बाकी फिर मेरे को जाना था एक बैंक, क्योंकि मेरे पास ना कजाकिस्तान की करेंसी थोड़ी सी बच गई है और मैं सोच रहा था कि उसको मैं इंडिया ले जाऊंगा तो वो बेकार रेट मिलेगा, मेरे लिए कौड़ी के भाव हो जाएगी इंडिया में तो जाके। तो फिलहाल मैं सोच रहा था कि क्यों ना उस करेंसी को मैं यहीं पे हिले लगा दूँ। तो नॉर्मल बैंक में मैं जा रहा हूँ किसी में, तो वहाँ तो कजाकिस्तानी करेंसी ले नहीं रहे, तो कजाकिस्तानी करेंसी होती है टेंगे, तो टेंगे कोई ले नहीं रहा। कल जहाँ मैं अपने बैंक गया था, जहाँ से मैंने यहाँ की उज़्बेकिस्तान की करेंसी ली थी, उस बैंक वाली ने, कैशियर ने मेरे को बोला था कि आप यहाँ पर टेंगे बैंक भी हैं, मतलब कुछ बैंक हैं जिनका नाम है टेंगे बैंक, तो कजाकिस्तान के बैंक हैं कि वो आपकी करेंसी ले लेंगे और आपको उज़्बेकी करेंसी दे देंगे यहाँ की। तो मैंने सोचा चलो वहीं देख लेते हैं। तो मैंने होटल से निकलते ही लोकेशन सर्च की टेंगे बैंक की, जो कि पड़ रही थी करीब 2 किलोमीटर। तो मैंने सोचा चलो पहले करेंसी चेंज करा लेते हैं। अब मैं भाई गया करेंसी चेंज कराने, एक तो वो रास्ता जो है शहर से अलग बिल्कुल देहात टाइप में आ गया, 2 किलोमीटर में ही शहर ख़त्म हो गया और एकदम ऐसा लगा जैसे किसी गाँव देहात में आ गया मैं। और मैंने वहाँ वीडियो बनाने की कोशिश करी तो एक अंकल जी आ गए बुड्ढे, उन्होंने शुरू में ही कह दिया नो वीडियो नो फ़ोटो। अब मैंने कहा चल भाई, फिर मैंने बंद कर दी। फिर मैं लोकेशन ढूंढता रहा, पहुंचा हूं उस लोकेशन पे, लेकिन उस लोकेशन पे कोई बैंक तो था नहीं, एक मस्जिद थी बहुत बड़ी। मैंने सोचा मस्जिद के अंदर कोई बैंक हो शायद, तो वो ऐसा भी नहीं निकला। कुल मिला के ये मेरे को पता चला कि यहाँ पर भी गूगल कई बार पागल बना देता है कि आप पहुँचो वहाँ पर, वहाँ कुछ नहीं मिलता। तो वही हुआ मेरे साथ में, वहाँ कुछ नहीं मिला। एनीवे फ़िलहाल मैं अब जा रहा हूँ अपने दूसरे टारगेट की तरफ, जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। और फिलहाल मैंने अभी रेगिस्तान स्क्वायर क्रॉस किया है, तो रेगिस्तान स्क्वायर इस तरफ सामने की तरफ पड़ा है। और जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उनको रेगिस्तान स्क्वायर का पता नहीं होगा भाई। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और चैनल पर अगर पुराने हो तो पूरी वीडियो देखना और एंड में जाके एक लाइक एक कमेंट कर देना। और जिन्होंने मेरी रेगिस्तान वीडियो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रेगिस्तान स्क्वायर की वीडियो का लिंक डाल दूँगा, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत, पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है वो जगह, और बहुत शोर करके गई है यार बस। तो बहुत ही फेमस जगह है रेगिस्तान स्क्वायर, आपको देखनी चाहिए वीडियो। और उसके बारे में पूरा मैंने उसका इतिहास भी बताया है कि कैसे कैसे करके वहाँ पर क्या हुआ करता था पुराने ज़माने में। ठीक है, अभी फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से। ये क्रॉसिंग आ गई, मुझे क्रॉसिंग पार करनी है और उस तरफ जाना है मेरे को। देखो भाई, कोई गेम खेल रहे हैं, यहाँ का लोकल गेम है कोई, और मैं बहुत देर से समझने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग भी देखो। सलाम। कैसा है भाईजान? एकदम मस्त, एकदम मस्त, एकदम मस्त। Where are you from? इंडिया। इंडिया, केरला। नो, दिल्ली। दिल्ली। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राज। हमारा नाम उस्मान है। उस्मान। हमारा दोस्त। नाइस टू मीट यू। हमारा दोस्त, दिस इज केरला पीपल। ओके, आई एम वाचिंग द लोकल गेम। नारदी। Yes. Okay, I am trying to how to play. Good play. Okay. You blogger. Yes. That's why I make video for my viewers. Indian people love Uzbekistan things. Usman, Yes. nice man. So are you taxi driver? Huh? Do you taxi? No. Okay. Sorry. What you do? Huh? What you do? आप क्या करता है? काम। थोड़ा मालूम है। ओके, काम, वर्क। What you are? Here. रेगिस्तान स्क्वायर। No, here. पार्क। बीबी खानम। मस्क। ओके, सी यू। Okay, भाई। सलाम। तो भाई उसको हिंदी आती थी उस्मान नाम है उसका, और उसने जितनी भी हिंदी आती थी सारी मेरे पे पेल दी। आपका नाम क्या है, आप कैसे हो? तो अपने आप ही आके बात करी उसने भी। यहाँ के लोग वैसे काफ़ी अच्छे हैं। इन पेड़ों के पीछे रेगिस्तान स्क्वायर है, और अभी मैं इधर सामने की तरफ जा रहा हूँ। इधर बीबी खानम मॉस्क है, लेकिन मेरे को वहाँ नहीं जाना, मेरे को उससे आगे जाना है। और मेरी थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं। वैसे ये मैंने वियतनाम में भी लिया था, वहाँ और छोटा था और इसी कंपनी का था, रॉक स्टार। तो ये आया है भाई 8000 का, लगभग 50 रुपये।
50 रुपये का है पूरा कैन। तो लगभग ऑलमोस्ट चीज़ों के प्राइस मैं बार बार यही शो कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट इंडिया के प्राइस जैसे ही है, चीज़ों के प्राइस कोई ज़्यादा महंगे नहीं है। और ये एक अंकल जी देखो कचरी वचरी पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इतनी सारी ये गाड़ियाँ लगा रखी हैं, देखो 4 लोग चलाते हैं, इसे चारों में पैडल है। तो ये टूरिस्ट के लिए है कि अपना ले लो और आराम से यहाँ घूमते रहो, इधर उधर सब रेंट पे मिलती है ये। लेकिन केवल ये इसी एरिया में चलानी है, रोड पे नहीं ले जा सकते आप इसको। और देखो भाई अब मैं उज़्बेकिस्तान की लोकल गलियों में घूम रहा हूँ। कुछ इस तरह के घर होते हैं यहाँ पे, लोकल गलियाँ, और सुनसान पड़ी है पूरी गली। और सारी पतली पतली गलियां हैं ये लोकल यहाँ की, और घर हैं, इक्के दुक्के घर हैं सब लोगों के यहाँ पर। अलग सी दुनिया लग रही है मुझको ये। और कुछ इस तरह से देखो ये ईंटों का घर बना हुआ है, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी ईंट है। और घर के गेट बहुत बड़े बड़े लगाते हैं ये, सबके गेट चकोर ही हैं, मतलब ऊपर से गोल नहीं है, बहुत बड़े बड़े गेट लगाते हैं। ये देखो गेट। और मैं आराम से घूम रहा हूँ यहाँ पे, वैसे कोई डर वाली बात नहीं है, बहुत सेफ़ कंट्री है। लेकिन हाँ बस मैं कहूँगा कि रात के टाइम या दिन छिपने के टाइम पे ऐसे गलियों से निकलना अवॉइड करना, क्योंकि भाई दिन का तो सबको नॉर्मली लगता है, लेकिन शाम का कुछ नहीं पता चलता ना, कब आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। तो शाम को तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन आप दिन में आराम से घूम सकते हो। और देखो ये कितना बढ़िया, यही मुझे आना था, इसका शॉर्टकट इसने मुझे दिखाया और शॉर्टकट से मुझे निकाल के ले आया। ये देखो इतनी खूबसूरत लग रही है। मुझे गूगल देवता ने इसके बैक साइड में निकाला है, अब मुझे आगे घूम के जाना पड़ेगा इसके फ्रंट गेट के लिए, लेकिन बहुत शॉर्टकट से लिया है गूगल। गाड़ी का रास्ता नहीं था, ये पैदल का रास्ता था। और कुछ यहाँ रेस्टोरेंट बने हुए हैं, बाबर, शाशिल्क। और ये पार्किंग एरिया आ गया इसका। तो अब मुझे इसके अंदर घूम के जाना पड़ेगा फ्रंट से। इसका फ्रंट किस साइड है? इसका फ्रंट शायद उधर की तरफ दिखाई दे रहा मुझे। सलाम सलाम। फ्रंट गेट दिस साइड ओके, थैंक यू। तो ये एक गार्ड साहब बैठे हुए थे पार्किंग के बाहर, ये पार्किंग है पूरा एरिया। तो मैंने कहा इनसे कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि पता चला इतनी दूर तक मैं गया और उधर गेट नहीं है, फिर कहीं और भटकना पड़ेगा। अब हालांकि ये समझ तो पाया नहीं होगा, तो बस मैंने इशारे से बोला फ्रंट गेट, अब उसने इधर की तरफ को अंगूठा कर दिया है ऐसे करके। तो आई होप सो कि सही जगह बताया उसने। अच्छा भाई, दूसरी बात ये कि उज़्बेकिस्तान में ना मोस्टली बस इसी तरह के मॉन्यूमेंट हैं, मॉस्क हैं और मकबरे हैं, मस्जिद मकबरे, बस इसी टाइप की मॉन्यूमेंट हैं सारे। तो आप ये मत सोचना कि एक जैसा ही दिखा रहा हूँ, लेकिन अंदर से सब डिफरेंट बने हुए हैं, सब की हिस्ट्री अलग है। और ये सामने जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सियोब बाज़ार है ये पूरा, जहाँ कल मैं लाया था, कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा, मेरी पिछली वीडियो में। शाम को 7 बजे बंद हो जाता है, अभी तो खैर चल रहा है। तो इस बाज़ार के जस्ट बैक साइड में ये जो है मॉन्यूमेंट है बना हुआ है यहाँ पे। तो मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था कि कल मैं यहाँ आऊँगा। अच्छा, बाकी आपको एक सीन दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ये पुराने ज़माने का, ये कुछ इस तरह का हुआ करता था समरकंद, और इस रोड को बोलते थे सिल्क रोड। तो ये समरकंद के बराबर से सिल्क रोड निकलती थी। सिल्क रोड पे जो है सब व्यापारी अपना सामान लाते थे अपने देशों से, दूर दूर के देशों से। केवल एक ये सिल्क रोड ही जो है एशिया को और यूरोप को आपस में जोड़ती थी। चाइना, मंगोलिया और कुछ यूरोप और इंडिया के भी जाते थे। इंडिया के भी बहुत सारे व्यापारी समरकंद आकर अपना सामान देते थे और यहाँ से सामान लेके जाते थे। तो इसको ट्रेडिंग मार्केट बोलते थे। और रेगिस्तान स्क्वायर में ट्रेडिंग मार्केट ही था, मतलब रेगिस्तान स्क्वायर जो है वो ट्रेडिंग मार्केट के ही नाम से फेमस है। मतलब उस टाइम का बहुत बड़ा ट्रेडिंग मार्केट था, दूर दूर से व्यापारी आते थे वहाँ पर। तो सिल्क रोड इसलिए बोलते थे क्योंकि चाइना वाले जो है एक सिल्क का कपड़ा लाते थे वहाँ से, बहुत ही फेमस था वो सिल्क कपड़ा, और केवल चाइना में ही बनता था वो। तो चाइना वाले उसको लाते थे स्पेशली। तो चाइना ने स्टार्ट किया था दूसरे देशों में अपने कपड़े को बेचने के लिए, तो इसलिए रोड का नाम जो है सिल्क रोड पड़ा। तो ये पुराने टाइम का एक सीन दिखाया मैंने आपको, बाकी और भी बहुत सारी डिटेल है इसकी। खैर एनीवे, हम पहुंच गए हैं इसके जस्ट सामने। बेसिकली मेन फ्रंट वहाँ से है, तो मैं आपको सामने की तरफ से एक बार दिखाता हूँ, फिर इसके अंदर चलते हैं। तो भाई ये आप देख रहे हो सामने बीबी खानम मॉस्क, ये भी काफ़ी फेमस है यहाँ पर बीबी खानम मॉस्क के नाम से। अब ये भाई जो गेट है वाकई में बहुत बड़ा, बहुत चौड़ा है। और जिन लोगों को नहीं पता बीबी खानम कौन थी, और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि बीबी खानम जो थी तैमूरलंग की वाइफ थी। तो तैमूरलंग ने अपनी वाइफ की याद में ये मस्जिद बनाई थी। तो ये मस्जिद उनकी याद में उनके नाम से उनके लिए बनी गई है बीबी खानम। आइए चलते हैं इसके अंदर।
तो 40,000 का टिकट है यहाँ पर। थैंक यू। तो ये 40,000 का टिकट दे दिया भाई इन्होंने। अंदर से कुछ इस तरह का है। बाकी एक बात ऐसी ध्यान में आ गई कि मैं कज़ाकिस्तान में भी 10-12 दिन घूमा हूँ और वहाँ पर किसी भी मॉस्क के अंदर जाने का कोई टिकट नहीं है भाई, कोई टिकट नहीं है। इतनी बड़ी मॉस्क थी ग्रैंड अस्ताना मॉस्क, इतनी बड़ी मॉस्क थी कि इस जैसी तो बन जाएंगी कम से कम 5-6, और उसके अंदर जाने का 1 रुपये का टिकट नहीं था। और उसके अंदर मैं गया और उसके अंदर मैंने सारी वीडियो बनाई है भाई। वो ऐसा लग रहा था कोई 5 स्टार होटल के अंदर मैं घूम रहा हूँ। इतना खूबसूरत था, इतना ब्रॉड था, बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत बढ़िया था। मतलब उसका कोई टिकट नहीं था। लेकिन यहाँ समरकंद में इन्होंने हर मॉस्क, हर मकबरे का टिकट लगा रखा है। चलो कोई नहीं, एक टूरिज़म प्लेस है ये, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं इसी चीज़ से। यहाँ पर लोगों का क्या रोज़गार चल रहा है, तो ठीक है चलो। एनीवे देखते हैं इस मॉस्क को, बीबी खानम मॉस्क, और इसके बारे में कुछ डिटेल में आपको बताता हूँ। उससे पहले आप यहाँ के शॉट्स का थोड़ा सा मज़ा लो और मैं आपको डिटेलिंग बताता हूँ फिर। और देखते हैं ड्रोन के शॉट भी आ पाते हैं नहीं आ पाते। और उस गुंबद के ऊपर देखो, यहाँ पे घास फूस इकट्ठी हो रही है, यहाँ पे पौधे उग भी गए हैं। बाकी यहाँ सामने सिर्फ एक जाली बना रखी है, उस जाली के अंदर सब लोग देख रहे हैं कि क्या चीज़ है। चलो हम भी देख लेते हैं। ऐसे तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन अंदर से ना इन्होंने जो है पुराने टाइम की जो दीवार है उस दीवार को एज इट इज़ छोड़ दिया है। मतलब इसको रेनोवेट नहीं किया है अंदर वाली वॉल को, और ये टूट के गिर सकती है कि लोग बाग इसके नीचे ना जाएं, इसलिए ये जाली लगाई हुई। देखो यहाँ सब दरार पड़ी हुई है, तरेड़ पड़ी हुई है। तो ये पुरानी कंस्ट्रक्शन है सारी, तो यहाँ पर रेनोवेशन नहीं किया इन्होंने। ये बाहर की तरफ पूरा रेनोवेशन कर दिया है, लेकिन अंदर की तरफ ऐसे ही छोड़ दिया है ताकि टूरिस्ट को थोड़ा सा रियल फील आए, इस तरह छोड़ दिया। देखो ये तरेड़ पड़ रही है, यहाँ पे गिर सकता है, टूट सकता है, इस वजह से गेट लगा रखा है ताकि कोई अंदर ना जाए इसके। और अच्छी बात है कि इस एरिया में पूरे में ना छाएँ आ रही है, तो लोग बाग यहाँ पर 2 मिनट का रेस्ट कर लेते हैं। फॉरेनर्स भाई बहुत ज़्यादा आ रखे हैं, बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स हैं, बहुत टूरिस्ट आ रखे हैं। और यहाँ इन्होंने कुरान का एक मॉडल बनाया हुआ है, इतनी बड़ी किताब बना रखी है और इसको पूरा गिलास से चारों तरफ से कवर कर रखा है। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं इस मस्जिद के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो इस मस्जिद का जो नाम है बीबी खानम मस्जिद है, तो 15वीं शताब्दी में ये इस्लामिक सबसे बड़ी मस्जिद थी समरकंद के अंदर। तो काफ़ी पुरानी मस्जिद है 15वीं शताब्दी के अकॉर्डिंग। दूसरी बात ये कि इसको तैमूर लंक ने बनवाया था, और जब वो इंडिया का ख़जाना जीत के लाया था तो उसने आते ही सबसे पहले उस खजाने से ये मस्जिद बनवाई थी। उसने वहाँ से आते के साथ ही इस मस्जिद पे अपना पैसा लगाया था। इंडिया के अलावा और भी बहुत सारे देशों को लूटने के बाद में जो पैसा उसको मिला, उस पैसे से उसने यहाँ पर आकर समरकंद को डेवलपमेंट में लगाया। तो ये मस्जिद उसमें सबसे पहले नंबर पे आती है। 1404 में ये मस्जिद बन के रेडी हो गई थी। बाकी धीरे धीरे चलते चलते करीब 20वीं सदी में जाके केवल इसका एक ही खंडर बच गया था और सभी टूट गया था। तो टूट कैसे गया था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उस टाइम सोवियत संघ का यहाँ पर राज हो गया था, तो सोवियत संघ ने आकर उस टाइम पे फिर इस मस्जिद को दोबारा से रेनोवेट किया। मेरे साइड में आप एक फ़ोटो देखोगे, तो ये फ़ोटो कभी उस ज़माने का ही है, मतलब कि हाँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पीछे मैडम खड़ी हो गई हैं अगली मैडम चली जाएँ। ओके, आप ये फ़ोटो देख रहे होगे मेरे पीछे, तो ये फ़ोटो है 1905 का। सन 1905 में ये फ़ोटोग्राफ लिया गया था। देखने में आपको लगेगा कि काफ़ी खंडर सा है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि 1897 में यानी 1897 में यहाँ पर बहुत बड़ा एक भूकंप आया था, अर्थक्वेक, जिसकी वजह से समरकंद जो है काफ़ी तहस नहस हो गया था, टूट फूट गया था। बहुत लोग बेघर हो गए थे अपने घरों से,
वो अपने रिश्तेदारों से, अपने फैमिली से अलग हो गए थे। तो उस टाइम पे ये मस्जिद टूट गई थी। उसके बाद वो बहुत सालों तक ऐसी टूटी पड़ी रही और फिर ये सोवियत संघ ने इसका पिक्चर लिया था इसके रेनोवेशन से पहले। तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता था पहले। मतलब यहाँ मेरे पीछे काफ़ी लोग आ रहे हैं बार बार, तो मैं सोच रहा हूँ कहीं और ठीक सी जगह पे बैठ के मैं आपको कुछ और डिटेल बताता हूँ इसके बारे में। हाँ जी, तो यहाँ पर ठीक है। आई होप सो कि आपको मेरा व्यू ठीक से दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बार अपना माइक भी चेक कर लेता हूँ। बीच बीच में कई बार क्या होता है मेरा माइक ऑफ रहता है और मेरे को दोबारा से स्पीच करनी पड़ती है। तो इस मस्जिद के बारे में दो तरह की अफवाहें कह लो या कहानियाँ हैं। दो तरह की कहानियाँ हैं कि तैमूर लंग जब अपने इंडिया के अभियान के लिए निकला था 1399 में 1399, तब उसने इस मस्जिद को बनाने के लिए आदेश दिया था कि मैं इंडिया के अभियान पे जा रहा हूँ, इंडिया को लूटने जा रहा हूँ और मेरे आने तक ये मस्जिद कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके ठीक विपरीत कुछ लोगों का मानना है कि वो इंडिया से जब खजाना लूट के लाया काफ़ी पैसा, तब आकर उसने ये मस्जिद को है ना बनाने का आदेश दिया था। तो कुछ का मानना है कि शायद वो इंडिया जाने से पहले इस मस्जिद को बनाने के लिए बोल गया था और कुछ का मानना है कि जब वो इंडिया से आया उसके बाद ये मस्जिद बनी। कुल मिलाकर ये 1404 में बन के कम्प्लीट हुई है मस्जिद। और भी बहुत सारे उसने मॉन्यूमेंट बनवाए क्योंकि वो अपने आप को समरकंद का ना हीरो कहलवाना चाहता था। बाकी यहाँ के लोग उसे मानते भी हीरो हैं। इंडिया का विलन था वो और यहाँ का हीरो। तो कुछ का मानना ये है कि 1404 में जब वो वापस आया यहाँ पर अपने समरकंद वापस आया तो उसने देखा कि मस्जिद बन चुकी है, लेकिन इसके निर्माण से वो खुश नहीं था बहुत ज़्यादा। उसे इसकी डिज़ाइनिंग में या प्रेजेंटेशन में कुछ कमी थी। तो उसने फिर अपने हिसाब से इसको दोबारा रीमॉडिफाई करवाया और दोबारा से इसके अंदर और पैसा लगाया। तो हालांकि वो सिर्फ इंडिया से नहीं लाया था जीत के, और भी बहुत सारे मुस्लिम देशों को जीत के, बहुत सारे मुस्लिम देशों को उसने जीता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने इंडिया के लोगों को या सिर्फ हिंदुओं को मारा या सिर्फ हिंदुओं को लूटा। उसने और भी बहुत सारे मुस्लिम देशों को लूटा, जिसकी वजह से मुस्लिम कभी भी तैमूर लंग से खुश नहीं हुए। अदर कंट्री के मुस्लिम कभी भी तैमूर लंग से खुश नहीं होते थे। बाकी उनका मानना ये भी था कि ये जो मुस्लिम के जो प्रॉफिट हैं, जो सबसे बड़े मोहम्मद हैं, ये तैमूर लंग उनका वंशज नहीं है। तो मतलब कुछ लोगों का कहना है कि मोहम्मद साहब का वंशज नहीं है, अलग कैटेगरी से आया है। इस वजह से लोगों ने कभी इसे अपनाया नहीं। और दूसरा वो भैया मार काट तो मचाता ही था, लूटपाट भी करता था, बहुत लोगों को उसने लाखों लोगों को मारा है। तो इसलिए अदर कंट्री के लिए वो थोड़ा विलन ही था, हमेशा समरकंद वालों के लिए हीरो था। लेकिन हालांकि उसने मस्जिद का दोबारा से निर्माण करवाया, अपने हिसाब से डिज़ाइन बनवाया, लेकिन कुछ साल बाद ही, मतलब मुश्किल से 3-4 साल के बाद ही सबसे ऊपर की जो गुंबद है, ये इस तरफ की जो देख रहे हो आप, सबसे ऊपर की जो गुंबद है उसमें से ईंटें गिरने लगी थी। तो इस वजह से तैमूर लंग और ज़्यादा नाराज़ हुआ कि मेरे पीछे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया या फिर इसको इस तरह से क्यों बनाया है। तो उसने यहाँ तक कि उस समय के कुछ कारीगरों को भी मार दिया था कि तुमने जो है लापरवाही करी है इस मस्जिद को बनाने के लिए। आगे चलती है कहानी और 16वीं शताब्दी में काफ़ी टाइम से मस्जिद के जो है रिपेयरिंग चल रही थी, रेनोवेशन चल रहा था। 16वीं शताब्दी में बुखारा के एक शासक थे अब्दुल्ला खान करके, तो बुखारा के उस शासक ने आके इसका काम रुकवा दिया और धीरे धीरे मस्जिद और ज़्यादा ख़राब होने लगी। मौसम भी, यहाँ के मौसम की भी वजह से भी और इसकी देखभाल न करने की वजह से रेनोवेशन इसका रुक गया। फिर ये मस्जिद कभी बन नहीं पाई क्योंकि डिज़ाइन पहले ही तैमूर को पसंद नहीं आया था। उसने दोबारा से चालू करवा दिया काम और वो सालों तक चलता रहा। उसके बाद में आके बुखारा के शासक ने इसका काम रुकवा दिया। तो काम रुकने के बाद में इस मस्जिद की और देख रेख ख़त्म हो गई। तो ये और ज़्यादा है ना बेकार होती चली गई, धीरे धीरे करते करते बहुत ज़्यादा और खंडर बन गया। और फाइनली 1897 में जब यहाँ पे भूकंप आया था, उस टाइम पे ये जो है मस्जिद ढह गई। और उस ढहने के बाद में सोवियत संघ का राज आ गया था फिर कुछ साल के बाद में। तो सोवियत संघ ने इसको दोबारा से रिनोवेशन करने से पहले इसका पिक्चर क्लिक किया, जो पिक्चर ये साइड में आप देख रहे होंगे। और एक और कमाल की बात, 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान लोगों ने इस खंडर पड़ी हुई मस्जिद को लूटा भी। मतलब यहाँ के लोकल लोगों ने इस मस्जिद को लूटा भी। जैसे कि यहाँ पर संगमरमर के जो पत्थर थे स्पेशली वो लूटे, लोगों ने यहाँ से लूट के ले गए, अपने घरों में लगाए। और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ लोगों को ईंटें मिली तो वो ईंटें ही ले गए, अपने घरों में लगाई। क्योंकि उस टाइम पे मतलब ये खंडर तो बनी गया था, मतलब भूकंप के बाद में टूट फूट तो गया ही था, लोगों के घर भी टूट गए थे काफ़ी ज़्यादा। लोगों ने अपने घर में यहाँ से ले जाके घर में अपने सामान लगा दिया। इस तरह से कुछ गूगल पे लिखा हुआ, भाई मैं अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ। जो ये फैक्ट्स हैं जो मैं आपको
बता रहा हूँ। इसमें कितनी सच्चाई है इस बात का मैं कोई प्रमाण नहीं दे रहा हूँ। और 20वीं शताब्दी के अंत तक आते आते, मतलब काम रुका नहीं, बहुत सालों तक इसका काम चलता रहा। 2 साइड की गुंबदें हैं और 2 मीनार हैं इसके बैक साइड में। तो इन सब का काम 20वीं शताब्दी तक आते आते कंप्लीट हो गया। और कहते हैं कि 2016 तक भी इसका काम, मरम्मत का काम चल ही रहा था 2016 तक। और आज भी मैं हालांकि देख रहा हूँ कि कुछ जगह काम अब भी चल रहा है। और जो इसकी बाहर की दीवार है, जो मेन गेट है, वो काफ़ी बड़ा है। मैंने आपको वीडियो में दिखाया, काफ़ी बड़ा है भाई। उसको मतलब ऐसे आंखों से आपको वीडियो में नहीं समझ में आ रहा होगा कितना बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में काफ़ी बड़ा है। तो उसकी जो लंबाई है, वो लंबाई है लगभग 170 मीटर ऊंची, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई लगभग 110 मीटर चौड़ा है वो फ्रंट उसका। तो अभी तक मैंने जितनी भी मस्जिदें देखी हैं समरकंद के अंदर, उन सब में सबसे बड़ा गेट इसका मुझे दिखाई दिया है। बहुत बड़ा, चौड़ा और लंबा, बहुत बड़ा गेट है भाई, बहुत ही बड़ा। मैं आंखों से देख रहा हूँ, आप वीडियो के थ्रू देख रहे हो तो आपको इतना आइडिया नहीं लग पाएगा, क्योंकि वीडियो की चीज़ थ्रू ना, वाइड एंगल के थ्रू चीज़ें हम सही पर्सपेक्टिव पे नहीं देख पाते कि कितनी चौड़ी है, कि कितनी लंबी है। कैमरे के लेंस इसी तरह के बनाए जाते हैं लेकिन आप आंखों से किसी चीज़ को देखोगे तो सही पर्सपेक्टिव दिखाई देता है उस चीज़ का। तो इस वजह से जो है मैं बता रहा हूँ कि वाकई में बहुत बड़ा था। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी मस्जिद, सारे मकबरे में देख चुका हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ब्रॉड दिखाई दिया ये। और बाकी डिटेल इसकी भाई बहुत सारी है, मैं ज़्यादा डिटेल में जाता नहीं हूँ। तो मैं आपको वर्बली जो मेन हाईलाइट पॉइंट हैं वो मैंने आपको बता दिए इसके बारे में। और सबसे मेन पॉइंट इसका ये है कि तैमूर लंग जो इंडिया से और देशों से जो धन इकट्ठा करके लाया था, जो लूट के लाया था, उस लूट के पैसे को लाके उसने समरकंद में इस तरह के निर्माण कराने चालू करे। तो ये इसका मेन पॉइंट था। पहले मैंने तैमूर लंग का इतिहास बताया, उसका म्यूज़ियम दिखाया, उसके बारे में आपको सब चीज़ें बताई डिटेल में। और उसके बाद में मैंने आपको ये चीज़ इसलिए दिखाई है कि वो इन सब पैसों से क्या करा उसने। पूरी दुनिया में जितना भी पैसा उसने लूटा, उस पैसे से उसने समरकंद के अंदर आकर बड़ी बड़ी इमारतें और जो है मकबरे बनवाए, ताकि उसका नाम हो इस देश में। हालांकि वो इस देश का हीरो है, लेकिन अदर कंट्रीज़ के लिए भाई वो आज भी विलन ही है। जैसे कि मैं गूगल पे जितने भी जानकारी ले पाया हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ इसके बारे में। सलाम सलाम सलाम। Where are you from? इंडिया India. इंडिया wait. I make video also with you. Salam. Thank you so much. Bye. तो वो लोग देख रहे थे कि कोई व्लॉगर है और यहाँ के बारे में बोल के वीडियो बना रहा है, तो इसलिए एक सेल्फ़ी लेने के लिए आ जाते हैं लोग बाग। कल से बहुत लोग मेरे साथ सेल्फ़ी ले चुके हैं। चलो फिलहाल इंडिया में कोई नहीं लेता मेरे साथ सेल्फ़ी, बाहर तो लेते हैं, अच्छी बात है, अच्छी लगता है। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए एक खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पिछले 3 दिन से मेरी इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल हो रही है। हालांकि मैंने पर्सनली किसी को नहीं बताई ये बात अभी तक, और सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लगभग वो 3 दिन में चली गई 3.5 मिलियन उसके व्यूज़ हो चुके हैं। कम से कम 2-2.5 हज़ार शेयर हो चुके हैं, और कमेंट तो बहुत सारे हैं, लाइक्स भी काफ़ी सारे हैं, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। 3 दिन से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इंस्टाग्राम पर, हालांकि और भी रील मेरी वायरल हुई हैं, लेकिन इतनी नहीं हुई है, इतनी वायरल मेरी फर्स्ट टाइम हुई है कोई रील। तो मैंने सोचा कि ये थोड़ी सी खुशी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। हाउ मच फॉर 1 स्पाइरल, पोटैटो स्पाइरल 1? हाउ मच? Подожди, Милана, у меня люди. 600. Okay, done. Are you sure? 600 тенге. У вас Каспий перевод или наличка? ओके, तो भाई 600 टैंगे का एक दे रहे हैं, यानी कि तकरीबन। हालांकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम खा रहा हूँ लाइफ में, मैंने कभी खाया नहीं है। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये मेरे को ठग रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि तीनों ना रेट बताने के बाद में आपस में हंस रहे थे। और मैं डीप फ्राई चीज़ें खाता नहीं हूँ, हालांकि मैं देखने में मोटा लगता हूँ, लेकिन मैं खाता नहीं हूँ चीज़ों को। ये थोड़ी सुंदर सी लगी लड़की, इसलिए मैंने सोचा चलो 200 रुपये खर्च कर देते हैं, कोई बात नहीं। भाई कितना उड़ा रही है ये खुद की आंखों में नहीं जा रहा हुआ इसको। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए बाकी इसकी डिटेल मैं ख़त्म करता हूँ। और ये वो साइड है, इस दीवार की बात मैं कर रहा था, ये थोड़ा मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है यहाँ पर। और आप ये देखो, ये पुराना छोड़ दिया है यहाँ पर। अभी पुराना क्यों छोड़ा है, इनकम्प्लीट हो गया है या फिर इसको रेनोवेशन किया ही नहीं गया है। कभी कभी पुराना इसलिए भी छोड़ा जाता है ताकि टूरिस्ट को सही से पता चल जाए कि उस टाइम की किस तरह का खंडर था ये। बाकी आप ये जो पत्थर देख रहे हो यहाँ पर, ये जो भी पत्थर रखे हुए हैं, ये देखने में आपको बड़े अनइवन से लग रहे होंगे कि वैसे तो टाइल्स लगा रखी हैं यहाँ पर
और बीच में पत्थर रख दिए गए हैं। तो ये पत्थर बेसिकली कब्र के ऊपर रखे जाते थे। उस ज़माने में प्रथा थी कि किसी की कब्र नीचे दबा दिया गया, दफना दिया गया और उसके ऊपर पत्थर रख दिया जाता था। तो ये ऑलमोस्ट सब यहाँ पर कब्र ही हैं। यहाँ के जो भी इनके सलाहकार वगैरह होंगे, बीबी खानम के और तैमूर के बाकी रिश्तेदार वगैरह, किसी की इनके ऊपर बैठना या हाथ लगाना, पैर लगाना सब मना होता है। बाकी वो सामने की तरफ देखो, वहाँ पर कैसे जर्जर हो रही है ये मस्जिद, क्योंकि इतने सालों के बाद, काम चलने के बाद भी आज तक भी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। हालांकि वो साइड बंद कर रखी है, उधर की तरफ कोई टूरिस्ट जा नहीं सकता, लेकिन ये यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा जो है कभी भी गिर सकता है। और ऊपर इसको काफ़ी, ये देखो यहाँ पर अभी भी मरम्मत का काम चल रहा है। और एक ये चाइनीज़ ग्रुप आया है, चाइना वाले पूरे बड़े बड़े ग्रुप में चलते हैं सब लोग। चाइना के लोग बहुत बड़े बड़े ग्रुप में जाते हैं भाई घूमने, और मुझे हर कंट्री में मिलते हैं भाई, हर कंट्री में। ये लगा लो, किसी और कंट्री के लोग मिले ना मिले, लेकिन मुझे चाइना के लोग ज़रूर मिलते हैं हर कंट्री में। और इक्का दुक्का नहीं घूमते, ये बड़े बड़े ग्रुप में ही घूमते हैं साथ में, और हर जगह गाइड लेके पहुंच जाते हैं, हर जगह। और ये वाइट मार्बल बड़ा खूबसूरत लग रहा भाई इसके अंदर। देखो यहाँ पर भी ये सीलन की वजह से उखड़ गया है प्रिंट। और ये टाइल्स नहीं है, ये हाथ से डिज़ाइन बना रखे हैं, सब स्टेंसिल से डिज़ाइन बनाए हुए हैं। और मुझे ये टाइल लग रही थी, लेकिन ये टाइल्स नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये प्रिंट उखड़ गया है इसका। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो है ऊपर से डिज़ाइनिंग करी गई है। हाँ, ये सब पेंट है भाई, स्टेंसिल से डिज़ाइन बनाए गए हैं, या फिर कैसे, ये वॉलपेपर तो लग नहीं रहा है, ये ब्रश से बनाए गए हैं। और देखो यहाँ पे भी तड़क रही है ये देखो, ये तरेड़ आ रही है यहाँ पे, ऊपर तक तरेड़ जा रही है ऐसी। तो कहने का मतलब कभी भी गिर सकती है ये। तो कुछ ये बाहर से ड्रोन शॉट लिया गया है बीबी खानम मस्जिद का, और ये पुराने टाइम की फ़ोटोग्राफी है जब ये खंडर हो गया था भूकंप आने के बाद में। और ये वो फ़ोटो है, ये है वो फ़ोटो उस टाइम के। ये कुछ विसिल रखी है यहाँ पर, बड़ी अच्छी म्यूज़िक निकल रही है इसमें से। ये देखो ये बजा के, वाह। ये अंकल जी बजा के देख रहे हैं। You have a practice actually. We can't play like you. तो भाई इनको आदत है, ये रोज़ बजाती है, तो इसको प्रैक्टिस है, अच्छी म्यूज़िक निकाल रही है। हम लोग नहीं निकाल पाएंगे इतना बड़ा म्यूज़िक। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट जरूर कर देना। बाकी आप अगर चैनल पर पुराने हैं तो आपको तो भाई एक लाइक और एक कमेंट करना ही करना है। और आपका हमारा लिंक कुछ ऐसा ही है कि आपको तो भाई एक लाइक एक कमेंट करना ही पड़ेगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, नीचे इंस्टाग्राम मेरा हैंडल आ रहा है। बाकी अगर आपकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाई करने की। चलते चलते हमेशा की तरह बस एक ही बात बोलूँगा कि खुद पे हमेशा विश्वास रखो, दिल को हमेशा साफ रखो, कामयाबी आपके पीछे झक मार के भी आएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।